हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के अंतर्गत संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखने वाले हैं। इसके अलावे संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां बनी या फिर अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ, ठीक, इन सारी बातों को हम एक एक करके देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी जरूर देख सकते हैं। नचिकेता बैच के अंतर्गत ये सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। रही बात PDF की, तो अगर आपको रेगुलर PDF चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। देखिए, इस PDF की खास बात क्या है, इस नोट्स की खास बात क्या है कि जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, जितनी भी बातें हो सकती है सिलेबस में, जो BPSC हो या फिर कोई भी स्टेट PCS एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उन सब के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जो भी सिलेबस में है, उन सबको काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया हुआ है। इससे क्या होगा कि कम से कम टाइम में आप क्वालिटी रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात की जाए संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया की। सबसे पहले बात की जाए संविधान की। देखिए, किसी भी देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की मांग आज़ादी के पहले से ही उठने लगी थी, ताकि संविधान सभा को बनाकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू की जाए। हाँ, संविधान की क्या विशेषताएं होती है, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस रहेगा संविधान सभा और उसके संविधान निर्माण के प्रक्रिया पर, और बाकी जो बातें इसमें हैं आगे उनको भी देखेंगे। अभी बात की जाए संविधान सभा की, तो देखिए, संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो मांग की जाती है वो की जाती है स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में। ठीक, डेट भी याद रखिएगा, 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की जाती है। पार्टी के स्तर पर बात की जाए तो पार्टी के स्तर पर सर्वप्रथम जो मांग की जाती है संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के गठन की मांग आखिर क्यों की जा रही थी? देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग इसलिए की जा रही थी ताकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू की जा सके, संविधान निर्माण पर चर्चा की जा सके, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जा सके, जिसके लिए सर्वप्रथम मांग संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग पार्टी के स्तर पर किसने की थी? स्वराज पार्टी ने की थी 1934 में। और बात की जाए तो सर्वप्रथम जो राय दिया था, विचार दिया था, सर्वप्रथम जो विचार था संविधान सभा के गठन का, वो किसका विचार था? MN रॉय। पार्टी के स्तर पर स्वराज पार्टी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और सर्वप्रथम जो विचार प्रस्तुत किया था, जो विचार राय दिया था, वो किसने दिया था? MN रॉय ने। कब? 1934 में। उसके बाद बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक मांग कब की जाती है? स्वराज पार्टी के बाद ये मांग की जाती है। कब की जाती है? 1935 में की जाती है कांग्रेस के द्वारा। ठीक, स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में की जाती है कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद की जाती है, जिसकी पुष्टि की जाती है फैजपुर अधिवेशन में। ठीक, फैजपुर अधिवेशन में। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग काफ़ी तेज हो जाती है, काफ़ी तीव्र हो जाती है, व्यापक स्तर पर संविधान सभा की मांग उठने लगती है। देखिए, 1940 में, मैं ये डेट याद रखिएगा, 1940 अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अगस्त प्रस्ताव, ये हिस्ट्री में बात करेंगे, थोड़ा मैं यहाँ बता देता हूँ। क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन, ठीक, 1942। ठीक, होता क्या है कि 1937 में चुनाव के बाद एक सरकार बनती है। ठीक है, सरकार बनती है, 28 महीने तक सरकार चलती है, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो अंग्रेज जो होते हैं ना, जो ब्रिटेन होता है, अंग्रेज भारतीयों को बिना किसी से पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल देते हैं। ठीक, बिना किसी से पूछे। इस वजह से ये 1937 में इनकी सरकार बनती है, 28 महीने बाद 1939 में ये त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक ना, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी की। तो सरकार खत्म हो जाती है और व्यापक स्तर पर संविधान सभा की मांग उठने लगती है। तो इनको खुश करने के लिए ताकि ये खुश रहें और ये हमारा सहयोग करें, किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करें, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करें, इसके लिए ब्रिटेन अर्थात अंग्रेज, ब्रिटेन की सरकार ने इनको सांत्वना दिया और अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने ये स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम संविधान सभा का गठन करेंगे, ये इन्होंने माना, ब्रिटेन की सरकार ने। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन
स्टेफर्ड क्रिप्स और उनके सदस्य जो भी आते हैं, क्रिप्स मिशन, इन चीज़ों को हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, ठीक, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम उनका नाम ले लेंगे, बट हिस्ट्री में डिटेल्स में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स और उनके जो सदस्य आते हैं, अर्थात क्रिप्स मिशन जो आता है, क्रिप्स मिशन, इन्होंने संविधान सभा की जो मांग थी ना, उसको एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो निर्वाचन पद्धति से होगा। ठीक, सर्वप्रथम जो निर्वाचन पद्धति से संविधान सभा के गठन का, संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव जिसने रखा, वो किसने रखा? क्रिप्स मिशन ने रखा। ठीक, निर्वाचन पद्धति से, निर्वाचन के द्वारा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए, हाँ, एक और मांग थी मुस्लिम लीग की भी मांग थी कि हाँ, मतलब 2 देश बना दिया जाए, भारत पाकिस्तान। तो इसको तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्रिप्स मिशन ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट ये एक्सेप्ट किया कि चलिए हम संविधान सभा का गठन करेंगे। और क्रिप्स मिशन ने 1942 में क्या कहा कि निर्वाचित संविधान सभा, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, नोट किया है कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का सर्वप्रथम जो प्रस्ताव रखा, वो किसने रखा? क्रिप्स मिशन ने रखा। कब? 1942 में, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो ये सारी बातें देखिए, क्रिप्स मिशन हुआ या फिर अगस्त प्रस्ताव हुआ, कैबिनेट मिशन हुआ, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जहाँ पर जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ, लेकिन जो महात्मा गांधी थे, चाहे भारत के जितने भी लीडर थे, इनको विश्वास था नहीं, अंग्रेजों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि 1900 जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, बट इन्होंने वादों को पूरा नहीं किया था, मुकर गए थे वादों से। तो भारत के जो भी लीडर थे उस समय, जो भी नेता थे, उनको डर था। ठीक, उनको डर था कि ये हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए काफ़ी व्यापक स्तर पर बवाल शुरू हो गया था। ठीक, बवाल शुरू हो गया था। और 1943 जो इधर से क्या बोलते हैं, पूर्वी तरफ से, भारत के पूर्वी दिशा से, पूर्वी फ्रंट से म्यांमार की तरफ इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा बवाल मचा दिया गया था। तो ये सारी बातें हम हिस्ट्री में करेंगे, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। हुआ यूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में, इतना बवाल मच चुका था कि अंग्रेजों को पता था। ठीक, अंग्रेजों को पता था कि अब वो भारत में नहीं रह सकते हैं, भारत पर शासन बहुत दिनों तक नहीं चला सकते हैं। उन्हें रियलाइज हो गया था कि अब भारत में शासन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो तैयार हो गए थे। उसके बाद ही कैबिनेट मिशन आती है। कब? 1946 में, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। 1946 को कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है ना। उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया के बाद संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ये सारी बातें हैं निर्वाचन के आधार पर, सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, एक एक करके सारी बातें कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा कि कैबिनेट मिशन के, सारी बातें मैं करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, हिस्ट्री में भी ये देखेंगे, बट मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस उस समय के भारत सचिव थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक, ये क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स वाला मिशन आया था उसमें स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ना, वही कैबिनेट मिशन में भी आते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक। और AB अलेक्जेंडर, ये तीनों नाम याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के ये सदस्य थे, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, बात की जाए तो प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन होता है किसका? संविधान सभा का। देखिए, इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं ना, ये संविधान सभा के संदर्भ में लिखे गए हैं, ठीक। कॉन्टेक्स्ट क्या है? संविधान सभा, ऊपर संविधान सभा लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। सारी बातें संविधान सभा से संबंधित है। जहां पर संविधान की बात की गई है, संविधान सभा से हटकर, मतलब संविधान निर्माण की बात की गई है, वहां पर मैंने संविधान निर्माण लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। संविधान सभा की बात कर रहे हैं अभी, तो देखिए, निर्वाचन के आधार पर इसका गठन किया जाता है, ठीक। निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। हाँ, निर्वाचन कब किया जाता है? कब चुनाव होता है? चुनाव होता है जुलाई अगस्त में 1946 में। और विधि जरूर याद रखिएगा, निर्वाचन जो होता है वो किस विधि द्वारा? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, इनडायरेक्ट मेथड द्वारा, इनडायरेक्ट मेथड द्वारा चुनाव होता है, समझ पा रहे होंगे। और वयस्क मताधिकार, ठीक, वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक।
वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है। हुआ क्या, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, देखिए अभी की बात की जाए तो वयस्क मताधिकार का मतलब भारत के लिए, देखिए हर देश के लिए अलग अलग हो सकता है। भारत के लिए जो है कि 18 वर्ष के बाद वयस्क मान लिया जाता है। 18 वर्ष अगर एज हो गई है तो इसको वयस्क माना जाता है और ये वोट देने के लिए एलिजिबल है। हाँ, अब ये अमीर है, गरीब है, हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में है, ओबीसी है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, बस वयस्क हो गया है इसका मतलब ये हुआ कि उसको मत देने का अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ये होता है वयस्क मताधिकार। ठीक है, हाँ, ये एज कंट्री वाइज चेंज भी हो सकती है। भारत के लिए क्या है, 18 वर्ष है। आप समझ पा रहे होंगे इन बातों को। ठीक है, लेकिन यहां पर वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया इस निर्वाचन में। किसका प्रयोग किया गया ये मैं बताऊंगा, नोट करके मैंने सारी बातें यहां पर बताई हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी बातें मैं बताऊंगा। हाँ, निर्वाचन हो जाता है, संविधान सभा का गठन हो जाता है। ठीक है, पहली जो बैठक होती है वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी बातें, जिसको भी मैंने हाईलाइट किया, जिनको भी हाईलाइट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रथम बैठक जो होती है वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद, इस पीडीएफ को एक बार देखने के बाद आप जब प्रैक्टिस प्रश्न लगा लेते हैं, क्वेश्चंस लगा लेते हैं। अभी क्या कीजिए कि आप घटना चक्र के जो क्वेश्चंस है ना, ये जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, तो ये पढ़ने के बाद आप घटना चक्र से ही, अभी घटना चक्र से काफी है। घटना चक्र से क्या कीजिए कि क्वेश्चंस को लगा लीजिए। उसके बाद जैसे एग्जाम नजदीक है, मतलब जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए मिक्स्ड फॉर्म में। सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर मिक्स्ड फॉर्म में जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, मार्केट में कोई अच्छी बुक है तो उससे कीजिए, मार्केट में जो अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं उससे कर लीजिए, जिससे आपकी मर्जी, या फिर मैं भी ले आऊंगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अभी क्या कीजिए कि जो भी टॉपिक पढ़िए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिए, और मैं सजेस्ट करता हूं कि घटना चक्र के क्वेश्चंस जरूर लगा लीजिए। 70-80% चीजें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद ये पीडीएफ तो है ही, एक दो नजर देख लीजिए, 2 मिनट में एक पेज रिवाइज कर सकते हैं। यही तो इस पीडीएफ की खास बात है, इस नोट्स की खास बात है, काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो चलिए, मैं क्या बात कर रहा था कि पहली जो बैठक होती है वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी अध्यक्ष ये रहे। ठीक, इसके बाद क्या होता है ना कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने अध्यक्ष पद को ग्रहण किया, स्थायी रूप से ग्रहण किया, कब, 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को ये स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। आगे बात की जाए संवैधानिक सलाहकार की, तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। सर BN राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तावना प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कब, 13 दिसंबर 1946 को, 1946, 13 दिसंबर 1946 को, जिसको स्वीकृत कब कर लिया जाता है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कब, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत कर लिया जाता है। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, और प्रस्तुत किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूर याद रखिएगा। हाँ, संविधान निर्माण में टाइम कितना लगता है, संविधान निर्माण में जो लगा हुआ समय है वो कितना है, 2 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। और संविधान जब बनकर तैयार होता है, संविधान को अंगीकृत कब किया जाता है, इसको कब अपनाया जाता है, 26 नवंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को, 1949 को इसको अंगीकृत किया जाता है। और इसी दिन, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, 1949 में अंगीकृत किया गया, लेकिन किस डेट को, 26 नवंबर को इसको अंगीकृत किया गया। ठीक है ना, अपनाया गया। तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 नवंबर को। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, अंतिम बैठक कब होती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। और संविधान जो लागू हो जाता है, पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है, वो कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, आखिर 26 जनवरी ये वाली जो डेट है, 26 जनवरी, इसको क्यों चूज किया गया, 26 नवंबर को, जब यहां पर डेट दिख रहा है ना आपको, 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, अपनाया गया, तो इसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया गया। देखिए 26 संविधान जब लागू किया गया, एक स्पेशल डे के दिन लागू किया गया, स्पेशल दिवस के दिन। इस दिन क्या हुआ था ना, 26 जनवरी को 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।
ठीक, कब? 1930 में। किस डेट को? 26 जनवरी को। तो इसी दिवस को, इसी डेट को यादगार बनाने के लिए संविधान सभा को, संविधान जो बना था, संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसको लागू कर दिया गया कब? 26 जनवरी को 1950 में। ठीक, ये सारी बातें हैं। हाँ, एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको देख सकते हैं। कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। और कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? 389 थे टोटल, 389 विभाजन के पूर्व। विभाजन के बाद 299 हो जाते हैं। खैर, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दी हैं, उन पर आप विशेष फोकस दीजिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, नोट की बात की जाए, इधर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं। एक मिनट, क्या भाव खा रहा है ये? एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, जो निर्वाचन हुआ, संविधान सभा के सदस्य जो निर्वाचित किए गए, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो निर्वाचित किए गए वो प्रति 10 लाख पर, प्रति 10 लाख, ठीक, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में निर्वाचन हुआ। मतलब प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनकर आए। किसमें? संविधान सभा में, प्रति 10 लाख पर। ये याद रखिएगा डेटा, ठीक है। और इनका चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय विधानसभा द्वारा हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने जो लिखा है, जो भी बातें यहाँ पर लिखी है इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। प्रांतीय विधानसभा द्वारा इनका चुनाव हुआ, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, प्रति 10 लाख पर। और बात की जाए, ये सारी बातें तो हमने कर ली हैं, ये बातें मैंने कर ली है कैबिनेट मिशन के सदस्य, ठीक। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार की बात की जाए तो मताधिकार जो था वो कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया, मत का अधिकार दिया गया कि वही लोग मत दे सकते हैं। किस आधार पर दिया गया? कर के आधार पर, टैक्स के आधार पर, जो टैक्स पे कर रहे थे, जो शिक्षित थे, शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, जिनके पास ज्यादा संपत्ति हो, ठीक। लेकिन वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। यहां पर भी मैंने ये हाईलाइट कर दिया है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। जहां क्रॉस लगाया गया है उसका मतलब नहीं है, मैंने जहां भी क्रॉस लगाया है इसका मतलब नहीं है, जहां पर ये टिक लगाया है इसका मतलब हाँ है, ठीक। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इस आधार पर किया गया 1935 के अधिनियम के जो मताधिकार, 1935 के अधिनियम में जो मताधिकार का प्रावधान था ना, उसके आधार पर इसका चुनाव किया गया था। वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान जरूर रखिएगा। हाँ, कुछ एक बातें हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने बोला था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट था, तो ये याद रख सकते हैं। इसको प्री मेंस कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए, प्री में तो क्वेश्चन पूछते ही हैं, इससे मेंस में भी आप कोट कर सकते हैं, कहीं पर मूल्यांकन की बात आती है तो, ठीक है ना, आलोचना की बात आती है तो। हालांकि उसके बाद बात की जाए, अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम करके आंका है। ये किसने बोला है? आइवर जेनिंग्स ने। तो इन बातों को, ये जो स्टेटमेंट्स है, आप इनको पढ़ लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए, थोड़ी थोड़ी भी बातें आपको ध्यान में आएंगी ना, तो ऑप्शंस देकर चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक, चीज़ें याद आ जाएंगी। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ें सेट हो जाएंगी आपके दिमाग में। एक दो नज़र देख लीजिए बस। एक संविधान, हाँ, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इतना आप देखेंगे, अगर इतनी भी बातें याद आती हैं तो आपको याद आ जाएगा, पूरी की पूरी बात याद आ जाएगी। हाँ, ये बात किसने कही थी, अगर आगे नहीं भी पढ़ते हैं तब भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक दो नज़र बस देखते रहिए रिवीजन के क्रम में। अब जैसे ये स्टार्टिंग वाली चीज़ आपको याद है, मान लीजिए क्वेश्चन में पूरी की पूरी बात आ जाए, स्टार्टिंग वाली ही बात आपको याद आ रही है, तब भी आपका काम हो जाएगा प्री में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मेंस के लिए आप छोटे छोटे स्टेटमेंट्स याद रख सकते हैं, जैसे ऊपर संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, और ये स्टेटमेंट भी याद रख लेंगे तो अच्छी बात है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मेंस में, ठीक, तो वहाँ पर कोट कर सकते हैं सही जगह पर। हाँ, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये स्टेटमेंट था किसका? बेसिकली ये आपको जानना है, ये स्टेटमेंट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक। देखिए, ये सीटों का जो आवंटन हुआ था, मैंने ऊपर बताया नहीं, यहाँ पर मैं बात करता हूँ सीटों का जो आवंटन हुआ था, निर्वाचन जो हुआ था ना, चुनाव हुआ था, उसमें सीटों का आवंटन कैसे हुआ था, इसकी बात करते हैं। देखिए, 389 सीटें थी टोटल, ठीक। 389 में 296 सीटें, 296 सीटें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आई, ब्रिटिश भारत, ठीक। 296 सीटें और 93 सीटें, 93 सीटें देशी रियासतों के अंतर्गत। 1858 में, हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे, 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने
भारत का शासन अपने हाथ में लिया उस समय ये जो देशी रियासतें थीं, ठीक, देशी रियासतें डायरेक्ट उनके अंडर में नहीं थी। ये जो ब्रिटिश भारत है ना, ब्रिटिश भारत का मतलब ये हुआ मैक्सिमम पार्ट भारत का जो था वो ब्रिटिश के अंडर में था, डायरेक्ट कंट्रोल में था, ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल में था, अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में था, ठीक। लेकिन 1858 में कुछ देशी रियासतें भी थी जहाँ पर राजा का शासन था, जो राजा थे यहाँ के देशी जो राजा थे उनका शासन था। तो 1858 में जब ब्रिटेन ने भारत का शासन अपने हाथ में लिया, 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने पूरा का पूरा शासन अपने हाथ में लिया, उसके बाद से कोई अधिग्रहण नहीं किया, कोई अधिग्रहण नहीं किया, मतलब देशी रियासतों को वैसे ही छोड़ दिया कि हाँ आप शासन कीजिए, बस मुझे आप टैक्स देते रहिए, ठीक, आप अपने अनुसार शासन कीजिए, बस मुझे टैक्स देते रहिए। अधिग्रहण नहीं किया उसके बाद 1858 के बाद। तो कुछ देशी रियासतें थी जहाँ पर राजा लोग जो थे, जो राजा थे यहाँ के, उनका शासन था, ठीक है ना। आप बातें समझ पा रहे होंगे, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। हाँ, देशी राजाओं को टैक्स देना पड़ता था, अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। हाँ, तो 296 सीटें, 296 सीटें किन के अंडर में आई? ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, ठीक, इनके अंडर में आती हैं, और 93 सीटें देशी रियासतों के अंतर्गत। अब होता क्या है कि 296 में वो मैंने जो लिखा है 292, वो समझा देता हूँ मैं, 292 + 4, इसको याद रखना काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पर देखिए 292 लिखा हुआ है, 292, 292, और नीचे लिखा हुआ है 93, 92, 93, 92, 93, 92, 93, ठीक, ये याद रख सकते हैं आसानी से। अब ये 4 क्या है ये समझा देता हूँ। जैसे इस टाइम में अभी में केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, ऐसे ही उस टाइम में चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं ABCD। ए से अजमेर हो जाएगा, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, D से दिल्ली, C से कुर्ग याद रख लीजिए, बस याद रखने के लिए ABCD लिखा गया है। K से कुर्ग हो जाएगा, बट C से याद हो जाए इसलिए ABCD, ठीक। C से कुर्ग याद रख लीजिए, C से कुर्ग, ठीक। ये सारी बातें अगर याद रखना चाहते हैं तो। अब उसके बाद बात की जाए, हाँ, तो 292 + 4, ठीक, ये ब्रिटिश भारत के अंतर्गत इनका क्या हुआ, निर्वाचन हुआ। ये 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ, ठीक, ये निर्वाचन से चुन के आए 296 संविधान सभा में, ठीक है ना, 296। लेकिन 93 जो ये सीटें थीं इनका मनोनय हुआ, ठीक, मनोनय हुआ, मनोनीत करके आई ये। वहाँ के जो हेड थे, जो राजा थे, उन्होंने जिनको अपनी मर्जी से जिन्हें चाहा उन्हें मनोनीत कर दिया और संविधान सभा में भेज दिया, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, बस आप मोटा मोटी ये जान लीजिए। और चुनाव परिणाम की बात करें, चुनाव परिणाम में देखिए 296 सीटों में से, 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई, 73 सीटें मुस्लिम लीग के हाथ में, और 15 सीटें अन्य के हाथ में। अन्य में जो स्वतंत्र थे, निर्दलीय थे, या फिर जो छोटी मोटी पार्टियां थीं, ठीक, तो अन्य में 15 सीटें, अन्य को 15 सीटें आई। हाँ, इसके बाद हम देखिए अंतरिम सरकार का ये जो गठन होता है इसकी बातें हम बाद में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अंतरिम सरकार का गठन। इसमें जो मंत्रालय है वो सब देखना है, कौन सा मंत्रालय किसके हाथ में गया, बट इधर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में ये देख लेंगे, ठीक है। देखिए संविधान सभा के गठन के बाद बहुत सारी समितियां बनाई गई, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई ताकि संविधान निर्माण का कार्य अच्छे ढंग से किया जा सके। हाँ, हम महत्वपूर्ण समितियों पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जानेंगे, उनके अध्यक्ष कौन थे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं उनको देखने वाले हैं। देखिए संघ समिति की बात की जाए, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, या फिर संघीय शक्तियों संबंधी, ठीक है ना, संघीय संविधान समिति की बात की जाए, या फिर संघ की शक्तियों से संबंधित कोई समिति है, संघीय शक्तियों संबंधी समिति, ठीक। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो किनको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रिक बोलिए या फिर लॉजिक से आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। संघ की बात आ रही है, संघ की, तो संघ से आप याद रख सकते हैं। देखिए संघ का मतलब भारत एक संघ होगा, ठीक, आप इससे ध्यान रखिएगा चीज़ों को। भारत एक संघ है, किनका, प्रांतों का, और संघ भारत अर्थात भारत का जो प्रधानमंत्री है वो कौन बना आगे जाकर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अर्थात संघ का जो प्रधानमंत्री बना, ऐसे समझ लीजिए कि संघ का जो प्रधानमंत्री बना अर्थात भारत का जो प्रधानमंत्री बना वो कौन बना, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू से आप चीज़ों को याद रख लेंगे, भारत के प्रधानमंत्री ये बने, और ये संघ की बात हो ही रही है तो संघ के जो अध्यक्ष भी बने वो कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। ये पहले की बात हो रही है, बाद में प्रधानमंत्री बनेंगे, बट ये चीज़ों को याद रखने के लिए ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद बात की जाए संचालन समिति, ठीक, संचालन समिति की बात की जाए, और प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया का जो नियम था उसकी जो समिति थी, और झंडा समिति, इन तीनों के अध्यक्ष। संचालन किसने किया, मान ली ये अध्यक्ष थे,
एक बात बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन भी यही कर रहे होंगे, ऐसे आप दिमाग लगाइए, ठीक ना। प्रक्रिया नियम समिति और झंडा समिति, ठीक, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। उसके बाद बात की जाए प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। सिंपल सी बात थी ये, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। प्रांतीय संविधान समिति की बात की जाए, प्रांत की बात की जाए, मौलिक अधिकार की बात की जाए, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति की बात की जाए, इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है ना ध्यान रखने वाली, वो ये है, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय, इतना आप ध्यान में रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इन समितियों के जो अध्यक्ष बनाए गए, वो किनको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद बात करें प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बट इसका जो गठन हुआ वो इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, 19 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है, जिसमें इस प्रारूप समिति में सदस्य कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 7, याद रखिएगा, 7 सदस्य। अध्यक्ष के साथ, अध्यक्ष के साथ 7 सदस्य, अध्यक्ष के बिना कितने सदस्य? 6 सदस्य। मतलब ये हो गए अन्य, अन्य में कितने हैं? अन्य में है 6 और अध्यक्ष 1, कुल मिला के 7, अन्य में कितने हैं? 6। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बार बार ऐसे बता रहा हूं। हाँ, सदस्यों की बात कीजिए अध्यक्ष को छोड़कर, मतलब अध्यक्ष के अलावा अन्य की बात की जा रही, तो अन्य में कौन थे? भीमराव अंबेडकर के अलावा एन गोपाला स्वामी आयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बार बार आप देखते रहिएगा तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। आप एग्जाम में देखेंगे ना, ऑप्शंस देखेंगे तो आप बार बार किसी चीज़ों को देखते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ऑप्शन देखकर लग जाता है कि हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं था, हाँ ये देखा था, तो आसानी से आप करेक्ट आंसर पर पहुंच जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ये काम देता है, हमेशा काम देता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अब बार बार देखते रहिए, अगर रट जाते हैं इन सभी नामों को तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बार बार चीज़ों को देखते रहिए, क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाँ, एक और बात है, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, बट ये बहुत सारे नाम आ जा रहे हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये मत सोच लीजिए कि हाँ हाँ सबको एक नज़र बस देखते रहिए, याद मत कीजिए, नहीं। जहाँ पर जो डेट वेट है, ठीक, ये सब नाम है, तो ये तो ज़रूर याद रखेंगे जो हाईलाइट किया है मैंने। जो हाईलाइट नहीं किया उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक नज़र देख लीजिए। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र, DP खेतान, ठीक, ये लोग थे। लेकिन ये 2 नाम भी याद रख लीजिएगा। बाद में BL मिश्रा की जगह पर कौन आ जाता है? N माधव राव, और DP खेतान की जगह पर कौन आ जाता है? TT कृष्णमाचारी, इन्होंने स्थान ले लिया, ठीक। तो ये भी थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा किसके स्थान पर कौन आ जाते हैं। लास्ट में हम बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट में थोड़ा सा अंतरिम सरकार की बात कर लेते हैं। तो अंतरिम सरकार का जो गठन होता है, अंतरिम मतलब अस्थायी रूप से जो सरकार का गठन होता है भारत की स्वतंत्रता से पहले, वो गठन होता है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को गठन होता है, ठीक। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। इसके पहले बहुत बड़ा बवाल हो चुका था, डायरेक्ट एक्शन, जिसमें जो दंगा फसाद हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ये सब हो चुका था, ठीक है, इसके पहले, गठन से पहले। ये मैं बात बता दे रहा हूँ, हाँ हिस्ट्री में ये सारी बातें डिटेल्स में करेंगे। तो गठन होता है, इसमें मुस्लिम लीग के एक भी सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। फिर इसका पुनर्गठन होता है, जिसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कैबिनेट में आते हैं। कितने सदस्य? 5 सदस्य आते हैं कैबिनेट में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, डेट याद रख लीजिए। इसका गठन होता है 2 सितंबर 1946 को, पुनर्गठन होता है 26 अक्टूबर 1946 को। पुनर्गठन के बाद जो मंत्रालय की बात करें तो कौन सा मंत्रालय किसके पास गया था वो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे विदेश मंत्रालय की बात की जाए, ठीक है, राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों की बात की जाए, तो जो प्रधानमंत्री है, ऐसे आप समझ लीजिए कि जो प्रधानमंत्री है वही तो विदेश से डील करेगा, ऐसे आप ध्यान रख लीजिए। तो प्रधानमंत्री आगे जाकर कौन बनता है? आगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। तो संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्तियों संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये आसानी से आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही विदेश
राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों के जो जो ये वाला मंत्रालय था, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों का जो मंत्रालय था वो किसके पास गया? जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक, ये बड़ा मंत्रालय था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको डील करना था, तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू के पास गया, क्योंकि आगे जाकर ये प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने ऐसे एक दिमाग में सेट कर लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आगे बनेंगे, बट आगे बनते हैं ना। मैं तो 1946 में हूँ अभी, आप भी 1946 में है ना जब ये पढ़ रहे हैं। 1946 के लिए बात की जा रही है। किसी को थोड़ी पता था कि जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बनेंगे। चर्चाएं चल रही होंगी, बट कंफर्म तो 1947 में होगा ना कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। बट ये बात आप दिमाग में सेट रखते हुए इन बातों को आसानी से याद रख सकते हैं, इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। सूचना एवं प्रसारण की बात की जाए, सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय की बात की जाए, तो ये जाता है वल्लभ भाई पटेल के पास। ठीक, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, ठीक, गुजरात के ये हैं। जैसे अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह गुजरात से, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की बात की जाए, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो किसके पास गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। ठीक है, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास, शिक्षा मंत्रालय सी राजगोपालाचारी के पास, फाइनेंस की बात की जाए तो लियाकत अली के पास, श्रम की बात की जाए अर्थात लेबर मंत्रालय की बात की जाए, श्रम मंत्रालय ये जगजीवन राम के पास गया। उद्योग एवं आपूर्ति अर्थात इंडस्ट्रीज एवं सप्लाई जो मिनिस्ट्री थी वो किसके पास? ये वाली मिनिस्ट्री गई जॉन मथाई के पास। तो ये सारी बातें हैं। इन मंत्रालयों को एक नज़र देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। इसके बाद कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, ये अंतरिम सरकार है ना, आज़ादी से पहले ये अस्थायी रूप से एक सरकार बनती है 1946 में। 1946 में आज़ादी के बाद फिर से सरकार का गठन होगा। भारतीय स्वतंत्रता के बाद सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में, उसके अंतर्गत ये सब मंत्रालय हैं। 1947 में जब स्वतंत्रता के बाद सरकार बनेगी तो उसमें जो मंत्रालय बनेगा उसके जो मंत्री बनेंगे कुछ कुछ सेम होंगे बट कुछ चेंज हो जाएंगे, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है या फिर अंतरिम सरकार के अंतर्गत मंत्रालय पूछ रहा है। ठीक, तो एक दो नज़र देख लीजिए। आगे जब स्वतंत्रता के बाद के जो मंत्रालय हैं उनको देखेंगे तो वहाँ पर भी इन बातों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, कि क्या सेम है क्या चेंज हुआ है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।